अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स एंड फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सो सबसे पहले हम हाईलाइट कर दें, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, ख़ास, किसी चीज़ के लिए ख़ास हो जाना, उसे हम स्पेसिफिसिटी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात करें तो एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। स्टूडेंट, ये जो हेक्सोकाइनेज है, ये एंजाइम काम करता है 3 तरह की शुगर्स के ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर, फ्रुक्टोज के ऊपर और मैनोज के ऊपर। और करता क्या है, इनको कन्वर्ट करता है 6 फॉस्फेटेज के अंदर, डेरिवेटिव। अब 6 फॉस्फेट डेरिवेटिव का मतलब यह है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज के छठे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, यानी ये तीनों पे काम करता है। तो ये इन तीनों के लिए स्पेसिफिक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि एक और एंजाइम है ग्लाइकोकाइनेज। स्टूडेंट, ये जो ग्लाइकोकाइनेज है वो भी यही काम करता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ मखसूस है ग्लूकोज के लिए, यानी ग्लूकोज के अंदर 6 छठे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, इन तीनों के लिए काम करता है। शायद ये स्ट्रक्चरली काफ़ी रिजेंबलेंस रखते हैं, लेकिन ग्लाइकोकाइनेज स्पेसिफिक है ग्लूकोज के लिए। तो यहां से भी 2 बातें समझ आई कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक तो होता है, बट कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, यानी जो स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज जो है वो स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड जो हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, तीनों पे काम कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड स्पेसिफिक है, यानी कि क्लोजली रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जो ग्लाइकोकाइनेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे ही काम करेगा। तो ये है स्पेसिफिसिटी। आई होप कि आप इसे समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रॉपर्टीज में प्रोटीन नेचर एंड वीवो एंड विट्रो। स्टूडेंट्स, इतना तो आप जानते हैं कि एंजाइम की जो बॉडी है, एंजाइम की बॉडी का मतलब एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। और प्रोटीन वाला पार्ट जो है स्टूडेंट्स, हम उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। लेट्स से आपके सामने मैं एक एंजाइम बनाता हूं, ये एक एंजाइम है, और हम कह देते हैं कि ये जो एंजाइम की बॉडी है, नाउ दिस बॉडी इज कॉल्ड एपो एंजाइम, क्योंकि ये सारी की सारी जो मैंने ये ग्रीन कलर से पोर्शन बनाया है, ये प्रोटीन मेड है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे काबिल जिक्र बात है कि प्रोटीन मेड एरिया से, यानी ये वाली जो साइड है, हमने इसको एक नाम दिया था एक्टिव साइट का। जी स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट का। अब इस एक्टिव साइट पे नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं। अब ये कोएंजाइम भी होते हैं और कोफैक्टर भी होते हैं। ये बात आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो कोएंजाइम्स होंगे वो ऑर्गेनिक नेचर की होंगे, मेटालो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और जो कोफैक्टर्स होंगे वो इनऑर्गेनिक आइंस पे मुश्तमिल होंगे। लाइक ये जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स।
अब ये एक्टिव साइट पे रहते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी, एक्शन ऑफ एंजाइम में हेल्प करते हैं एंजाइम की। सो इनको अब आगे जाके देखेंगे। सो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये बात तो हमें समझ आ गई। अब वीवो एंड विट्रो से मुराद क्या है? वीवो से मुराद है, सबसे पहले हम यहां पे वीवो को अलग से एक्सप्लेन करते हैं जी। वीवो से मुराद है एक्टिवनेस ऑफ माइक्रोब्स, या माइक्रोब्स के अलावा बायोकेमिकल बॉडी। एक्टिवनेस ऑफ माइक्रोब्स या बायोकेमिकल बॉडी इन अ लिविंग सेल, ये जो फिनोमेना है इसको वीवो बोलते हैं। जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस जो हैं विद इन अ सेल बॉडी एक्टिव हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, वीवो हैं। लेकिन जैसे ही वो वायरस को हम सेल से एक्सट्रैक्ट करके आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी या आउटसाइड द लिविंग बॉडी कल्चर करेंगे, बाहर उसको लेंगे, तो वो इनएक्टिव रहेगा, वो विट्रो है। सो इन द मीन वाइल अब हम विट्रो को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज विट्रो जी? विट्रो को सिमिलर इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अब वर्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे, नॉन एक्टिवनेस ऑफ माइक्रोब्स या बायोकेमिकल, जैसे एंजाइम एक बायोकेमिकल बॉडी है, बायोकेमिकल बॉडी, non-activeness of microbes and biochemical body outside the living cell. This phenomena is called vitro behavior. So enzymes भी vivo हैं और vitro हैं, active in body and inactive in outside the body. So याद रखिएगा ये हमारी बॉडी में काम करते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स के मतलब एक रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। तो कुछ रिएक्शंस तो ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो एंजाइम की प्रेजेंस में होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो बोथ डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड भी एंड रिवर्स भी। सो most of the reactions are reversible. और कुछ इरिवर्सिबल की केसेस भी मिल जाते हैं। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन है। अब चलते हैं जी आइसो एंजाइम से मुराद क्या है? स्टूडेंट, आइसो एंजाइम से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है, हम उसको EA का नाम देते हैं, यानी एंजाइम A, और एक और एंजाइम है, हम उसको एंजाइम B का नाम देते हैं। सो एंजाइम A की ये शेप है, लेट से समझाने के लिए, और एंजाइम B की ये शेप है। तो वी कैन से डैट टू डिफरेंट एंजाइम्स, यानी A और B, टू डिफरेंट एंजाइम। सो हम लिखेंगे डिफर इन chemical as well as physical properties, यानी फर्क रखते हैं केमिकली भी और फिजिकली भी, और बट ये फंक्शन एक ही परफॉर्म करते हैं, बट परफॉर्म सेम केमिकल प्रोसेस, यानी सेम केमिकल प्रोसेस अप्लाई करेंगे, डिफरेंट इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, काम एक ही करेंगे। सो ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? आइसो एंजाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, इनकी जो एक और चीज है, दे एग्जिस्ट in same living organism,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आइसो एंजाइम्स के लिए ज़रूरी है कि ये ए और बी एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम हैं, केमिकली फिजिकली डिफरेंट है, बट इनका जो फंक्शन परफॉर्मेंस है ना, रोल जो है वो एक ही केमिकल प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं, परफॉर्म सेम केमिकल प्रोसेस। तो ऐसे एंजाइम्स को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? आइसो एंजाइम्स। आई होप कि आपको आइसो एंजाइम समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो बातें पढ़ी हैं आप उनको दिमाग में रखें। अब हम चलते हैं फैक्टर्स की तरफ। ये तो थी प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज पूछेगा अगर आपको पेपर में, तो आप स्पेसिफिसिटी के बारे में बताएंगे, वीवो विट्रो के बारे में बताएंगे, यानी प्रोटीन नेचर, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आइसो एंजाइम के बारे में बताएंगे। फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में सबसे पहले है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे, इसको डिटेल से समझेंगे। सो लेट्स से सबसे पहले तो सबस्ट्रेट क्या होता है, ये बात आपको अब इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक दफ़ा दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ। लेट्स से ये एंजाइम है कॉल्ड ई, और हमारे पास ये सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है कॉल्ड एस। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करने वाले हैं? एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। सो लेट्स से अगेन ये हमारे पास एंजाइम है कॉल्ड एंजाइम ई, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अगेन ये जो डायग्राम बनाई जा रही है ये सारी सपोज्ड डायग्राम है। सपोज डायग्राम का मतलब है जो समझाने के लिए तो अच्छी है, लेकिन एक्चुअली ना तो एंजाइम ऐसा होता है ना ही सबस्ट्रेट ऐसा होता है। सो सपोज डायग्राम में आप किसी भी तरह की शेप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि आप पूरा सर्कल ड्रॉ करके एक्टिव साइड छोटी शो कर दें, बड़ी शो कर दें। सो ये सपोज डायग्राम है जो समझने के लिए है। एक्चुअली ऐसा ना एंजाइम होता है ना सबस्ट्रेट होता है। खैर, लॉक इन की मॉडल के मुताबिक ये सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट हो गया थ्रू एक्टिव साइट। सो स्टूडेंट्स, एक्टिव साइट पे आपको पता है को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स होते हैं, उनका काम यही होता है कि एंजाइम की मदद करना और सबस्ट्रेट को ब्रेक करना। सो सबस्ट्रेट ब्रेक होगा और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये कुछ टाइम लेगा प्रोसेसिंग के अंदर ताकि सबस्ट्रेट ब्रेक हो। स्टूडेंट, जब सबस्ट्रेट ब्रेक होगा तो सबस्ट्रेट ब्रेक होने के बाद अलग हो जाएगा। जी, सबस्ट्रेट ब्रेक होने के बाद अलग हो जाएगा। नाउ दिस इज प्रोडक्ट, और एंजाइम जो है वो स्टूडेंट्स सेपरेट हो जाएगा। सो नाउ दिस इज हाउ एंजाइम एक्ट्स ऑन सबस्ट्रेट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फैक्टर इफेक्टिंग में सबस्ट्रेट और एंजाइम की कंसंट्रेशन से क्या होगा उसको समझते हैं। अब हमारे पास फर्ज करते हैं कंटेनर है, और स्टूडेंट उस कंटेनर के अंदर समझ लें ये ग्रीन कलर के एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं। सो ये मैं ज़रा एंजाइम्स बना लेते हैं ज़्यादा से। सो आपने इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपने इसमें सबस्ट्रेट ऐड किया, ये आपने इसमें सबस्ट्रेट ऐड किया। स्टूडेंट, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट ऐड करते जाओगे वैसे वैसे एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, और कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट सारे के सारे सैचुरेटेड हो जाएंगे, यानी सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि सबस्ट्रेट ने आगे कन्वर्ट होना है किसके अंदर स्टूडेंट? प्रोडक्ट के अंदर। सो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब अगर मैं थोड़ा ग्राफ आपके साथ शेयर करूं, सो लेट्स से मेरे पास अगर ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लेता हूं सबसे पहले सबस्ट्रेट की,
और वाई एक्सिस पे मैं रेट ऑफ रिएक्शन लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लेता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो इनिशियली आप क्या नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट डालोगे, जितने सबस्ट्रेट ऐड करोगे, याद रखिए मैं पहले सबस्ट्रेट के बारे में बात कर रहा हूं, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन फिक्स रखी हुई है आपने। यहां पे एक बात याद रखें कि एंजाइम्स जो हैं वो फिक्स कंसंट्रेशन में है। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे सबस्ट्रेट डालोगे, सबस्ट्रेट एंजाइम मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रफ्तार रिएक्टेंट की यानी सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की ज़्यादा ही होगी, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जितना सबस्ट्रेट डालोगे उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो आपने क्या नोटिस करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखोगे कि एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी ग्राफ ऊपर जाने का मतलब ये वाजिया मैसेज मिल रहा है कि स्पीड बढ़ रही है, रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद रिएक्शन की रफ्तार में इजाफा नहीं होगा, बल्कि ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ये वो टाइम है जहाँ पे सैचुरेशन हो चुकी है। सैचुरेशन का मतलब सारे के सारे एंजाइम अब बिजी हैं सबस्ट्रेट्स के साथ। अब सैचुरेटेड टाइम के बाद आप अगर सबस्ट्रेट ऐड भी करते हो तो सबस्ट्रेट के साथ कोई भी एंजाइम अपने आप को बाइंड नहीं करेगा। तो जब सबस्ट्रेट तो आप बढ़ा रहे हो, लेकिन अब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि पहले से मौजूद सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड है। सो अब सबस्ट्रेट के ऐड करने पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, रफ्तार में इजाफा नहीं होगा, तो ये लाइन स्टीप हो जाएगी। ये पॉइंट कहां पे आना है स्टूडेंट्स, सैचुरेशन पॉइंट है ये। आई होप कि ये एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्राफ आपको पेपर में एमसीक्यू के लिए आएगा, आपको समझ आ गई है ग्राफ कि जहां तक रिएक्शन की रफ्तार बढ़ सकती है पहले बढ़ेगी, जहां नहीं बढ़ेगी समझ लें वो सैचुरेशन पॉइंट है। तो अब यहां पे जो चीज समझ आई हमें वो ये है कि रफ्तार, रेट ऑफ रिएक्शन, जी स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, लेकिन उसके अंदर ये भी फैक्टर याद रखना है कि खास लिमिटेड टाइम तक। जी स्टूडेंट, अब हम एंजाइम के बारे में बात करेंगे। अब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। स्टूडेंट सिमिलरली अगर आप एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन के बढ़ने से क्या होगा कि वो सबस्ट्रेट्स जो कि रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहे थे, तो एंजाइम के आने से अब उनकी कन्वर्जन भी प्रोडक्ट्स के अंदर स्टार्ट हो जाएगी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से। सो एंजाइम, अगर यही ग्राफ हम इस तरह से बनाएं, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स यही ग्राफ रुकेगा नहीं। फिर जैसे जैसे एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, सीधी सी बात है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस हमेशा रहेंगे। जब हमेशा चांसेस रहेंगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ, ये ग्राफ ऊपर को ही जाता, ये ग्राफ कहाँ जाता स्टूडेंट्स, ऊपर को ही जाता, अगर यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम को बढ़ाते रहते हैं। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक और रिलेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंजाइम, द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बट विथ स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि सबस्ट्रेट्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एंजाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन, बट किसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ। आई होप कि ये पॉइंट आपको एमसीक्यू के लिए समझ आ गया है। अब हम टेम्परेचर के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर के बढ़ने से स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मूवमेंट ऑफ एंजाइम बढ़ेगी। जब एंजाइम की मूवमेंट बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड हो सकेगा, यानी उसकी कोलेजन बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी रिएक्शन की प्रोसीडिंग तेज होगी।
लेकिन ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि एक ख़ास टेम्परेचर पे जाके एंजाइम अपनी एक्शन को स्लो कर देता है। उसकी वजह क्या है अभी हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब ग्राफ को समझने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट्स, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे टेम्परेचर लेता हूँ। तो इस तरह से है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर लो, अच्छा यहाँ लो टेम्परेचर है, इस तरफ हाई टेम्परेचर है। तो वाई एक्सिस जो मैंने यहाँ बनाना था यहाँ बना दिया, रेट ऑफ रिएक्शन यानी समझ लें यहाँ पर है। सो इनिशियली जब टेम्परेचर लो है तो रिएक्शन की रफ्तार लो है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी लो, मूवमेंट भी कम। टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन की रफ्तार बढ़ना शुरू होगी। एक टाइम आएगा कि रिएक्शन की रफ्तार मैक्सिमम होगी और उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। 37 डिग्री के बाद टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है। अब 37 डिग्री पे जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, 37 डिग्री पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे 37 डिग्री पे जो टेम्परेचर है हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों भाई? क्योंकि मैक्सिमम रफ्तार जो है रिएक्शन की, एंजाइम रिएक्शंस की, वो 37 डिग्री पे। 37 के बाद क्या हुआ? डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोटीन्स एट अ हाई टेम्परेचर डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं। तो एंजाइम भी तो किसके बने हुए हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन के। सो 37 डिग्री के बाद तो लिखेंगे अबव 37 डिग्री enzymes will be denature, एंजाइम डीनेचर होना शुरू होंगे। और जब एंजाइम डीनेचर होना शुरू होंगे तो डेफिनेटली एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। अब 37 से पहले डीनेचर नहीं होंगे बट रिएक्शन स्लो रहेगा। 37 तक मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा और उसके बाद 37 के बाद डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर एंजाइम की एक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ आ गया है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सम अदर फैक्टर्स। सो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं मजीद। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ पीएच। स्टूडेंट्स, पीएच एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से, जिस तरह टेम्परेचर का एक ऑप्टिमम वैल्यू है टेम्परेचर की, वैसे ही पीएच की भी ऑप्टिमम वैल्यू है। कुछ एंजाइम के लिए ऑप्टिमम वैल्यू डिफरेंट है, कुछ के लिए डिफरेंट है, यानी इसके लिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे सलाइवरी इमाइलेज एंजाइम है, ये बेस्ट परफॉर्म करता है 6.4 टू 6.9 के दरमियान जो पीएच होगी वहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। स्टूडेंट्स, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये एसिडिक मीडियम के अंदर बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो डिपेंड करता है कि एंजाइम का प्लान ऑफ एक्शन किस जगह पे है, टारगेट क्या है उसका, वहाँ की मीडियम की पीएच कितनी है। सो हर एंजाइम की अपनी अपनी ऑप्टिमम पीएच है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि एंजाइम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी ऑप्टिमम पीएच पे ही देता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ लिखेंगे जस्ट लाइक टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर है, एंजाइम्स performs best at their optimum pH। अब एग्जांपल में आप सलाइवरी इमाइलेज, यानी ये हमारे जो लवाब यानी थूक होता है उसके अंदर ये एंजाइम है। सो सलाइवरी इमाइलेज जो है 6.4 टू 6.9 pH में बेस्ट परफॉर्म करता है। सो जस्ट लाइक टेम्परेचर, एंजाइम परफॉर्म्स best at their optimum temperature and will catalyze reaction at maximum rate। आई होप स्टूडेंट्स आपको इफेक्ट ऑफ पीएच समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो इफेक्ट है वो है जी कुछ अदर सब्सटेंसेस। अब अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अब इतना जान चुके हैं कि जो एंजाइम की बॉडी है, द बॉडी ऑफ एंजाइम इज मेड बाय प्रोटीन
प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के अंदर ये जो एक्टिव साइट है, ये जो एक्टिव साइट है स्टूडेंट्स, इस एक्टिव साइट पे कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, सम अदर सब्सटेंसेस। अब वो जो अदर सब्सटेंसेस हैं स्टूडेंट्स, in the form of coenzyme and in the form of cofactor। जी स्टूडेंट्स, अगर कोएंजाइम की बात करें तो ये बात ऑलरेडी हो चुकी है कि ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं, और कोफैक्टर की बात करें तो स्टूडेंट्स ये इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। अब ये जो कोफैक्टर या कोएंजाइम्स हैं, यानी एक्चुअली प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं, ये एक्टिवेटर्स हैं और सम टाइम ये इनहिबिटर्स भी हैं। एक्टिवेटर्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम एक्टिवेटर को जान लें। एक्टिवेटर नाम से जाहिर है, एक्टिवेटर्स those substances which increase the rate of reaction, जो ना रफ्तार को बढ़ा दें, हम उन्हें एक्टिवेटर्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे फोस्फेटेस एंजाइम के अंदर अगर मैग्नीशियम है तो वो उसको मजीद एक्टिवेट करता है। इस तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अंदर स्टूडेंट्स अगर जिंक आयन है तो ये इन्हें मजीद एक्टिवेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चूंकि आयन्स हैं तो दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड कोफैक्टर्स। स्टूडेंट्स इनहिबिटर्स क्या होंगे? इनहिबिटर्स, सो इनहिबिटर्स दोज substances which decrease the rate of reactions is called inhibitor। स्टूडेंट्स जो इनहिबिटर्स होते हैं एक्चुअली करते क्या हैं? एक्चुअली ये एंजाइम की एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे भी और परमानेंट बेसिस पे भी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो डिस्टर्ब होता है और उससे इनहिबिट यानी रफ्तार जो है रिएक्शन की स्लो पड़ जाती है। सो इनहिबिटर्स क्या करते हैं, उसका प्लान ऑफ एक्शन मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया। अब एपो एंजाइम का यहाँ वर्ड यूज किया गया है, आपको ऑलरेडी पता है कि एपो एंजाइम का मतलब जो प्रोटीनिक पार्ट है, जो प्रोटीन पार्ट है वो सारे का सारा स्टूडेंट्स क्या है? एपो एंजाइम है। अब कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनमें ये अदर यानी कि सम अदर सब्सटेंसेस लाइक नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो है, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सम अदर सब्सटेंसेस हैं ये नॉन प्रोटीन है, ये नहीं होता, यानी खाली प्रोटीन होता है, नॉन प्रोटीन नहीं होता। अब यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, इंसुलिन। स्टूडेंट्स इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे मुश्तमिल है, तो याद रखिएगा ये एमसीक्यू आ सकता है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रेडिएशंस लाइक यूवी रेडिएशन मींस अल्ट्रा violet radiations, beta rays, gamma rays, x-rays. Actually these rays have some definite amount of energy. So जब ये एंजाइम पे लेट्स से अगर ये रेडिएशन थ्रो होती हैं तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, जिससे एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव। सो enzymes will become inactive or may be destroy under the exposure of radiations। सो ये रेडिएशन के एक्सपोजर में ना ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं।
आई होप स्टूडेंट्स कि ये सारे फैक्टर्स आपको समझ आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम की इम्पोर्टेंस और कुछ एंजाइम्स को रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ एंजाइम्स के रेलेवेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।